हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट से एलगी से। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो पेपर फर्स्ट है एलगी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा वाला, उस पेपर के अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर एक सामान्य एलगी के बारे में डिस्कस किया था कि एलगी क्या होती है, उनके कौन कौन से कैरेक्टर हैं और जनरल कैरेक्टर, जनरल अकाउंट जितने भी होते हैं उसको क्या किया था हमने सामान्य स्टडी किया। और उसके बाद में उसी स्टडी की या उसी क्रम के अंदर, उसी सीक्वेंस के अंदर आगे हम और एलगी के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एलगी के बारे में स्टडी करने से पहले हमने जनरल कैरेक्टर देख लिए और अभी हम देखेंगे इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज की जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर ऑफ तो एलगी हमने सामान्य परिभाषित किया था एलगी को। एलगी क्या है? एक स्वकोशिक यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल युक्त थैलेसी संरचना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलगी बोलते हैं या फिर शैवाल बोलते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे हमने स्टडी किए थे। उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। ये सारी बातें हमने स्टडी की। उसी क्रम के अंदर आज हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एलगी के अंदर, शैवालों के अंदर जो कोशिका संरचना है वो किस प्रकार की कोशिका संरचना उसके अंदर पाई जाती है। तो एलगी, तो उससे पहले हम ये बताएंगे, पता करते हैं कि आखिरकार ये कोशिका प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की कोशिकाएं एलगी के अंदर पाई जाती है। तो एलगी के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक, तीसरा होता है मेसोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक। तो आखिरकार इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, इससे पहले हमने लास्ट ईयर कुछ वीडियो डाले थे, उसके अंदर बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर। प्रोकैरियोटिक वह कोशिका होती है, अगर मोटे तौर पर हम कहें तो उसके अंदर केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। या फिर थोड़ी और साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो उसके अंदर जो ट्रू न्यूक्लियस है, सत्य केंद्रक है, उसका क्या होता है, अभाव होता है। और आगे अगर मैं सत्य केंद्रक को परिभाषित करूं तो सत्य केंद्रक क्या होता है, उसके बारे में अगर मैं और साइंटिफिक बात करूं तो उसके अंदर ये कह सकते हैं कि एक केंद्रक के अंदर क्या संरचना होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि केंद्रक में केंद्रक की ये संरचना होती है इस प्रकार केंद्र की संरचना। इस प्रकार की केंद्र की क्या होती है, इसको हम ईआर बोलते हैं। वो तो मैंने ऐसे ही बना लिया, इसका कोई रोल नहीं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर मैं नहीं बता। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये फर्क, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो केंद्रक की पहली संरचना उसको क्या बोला हमने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो केंद्रक के अंदर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा आपको यहाँ पर ये संरचना लिखी है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। तो बोलेंगे न्यूक्लियर कोर। तीसरा, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस संरचना के अंदर आपको तो इस संरचना के अंदर आपको धागेनुमा इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। इस प्रकार धागेनुमा क्या दिखाई देगी आपको? संरचना। इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। या इसको और बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, या इसको क्या बोल सकते हो आप? डीएनए बोल सकते हो, या क्रोमोसोम बोल सकते हो। ठीक है। तो आपको यहां पर ये केंद्र की संरचना है, और इस केंद्र की संरचना के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियर कोर दिखाई दे रहा है, तीसरा ये क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई दे रहा है जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, और चौथा इसके अंदर एक लिक्विड दिखाई देता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर ये चारों संरचना कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन मटेरियल, ये चारों संरचनाएं अगर किसी केंद्र के अंदर उपस्थित हैं, उस केंद्र को अपन क्या बोलेंगे? उस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे, सत्य प्रकार का केंद्र बोलेंगे। और अगर इन चार ये जो चार संरचना है अगर ये नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? असत्य। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों है तो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा, कहां जाएगा? डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो तो होगा इसके अंदर। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका अगर जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल तो होगा। और यूकैरियोटिक सेल को यीस्ट भी ले लो या ह्यूमन सेल ले लो, किसी प्लांट सेल ले लो, कोई भी, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होना ही। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो सत्य प्रकार का केंद्रक है, वहां पर जेनेटिक मटेरियल कहां पर है? वहां पर जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर है, और इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर मैं इस मेम्ब्रेन को हटा दूं, यहां पर जो केंद्रक है, इस केंद्रक की जो केंद्र की आवरण है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, उसको मैं हटा दूं, क्या हो जाएगा? ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? पूरे सेल के अंदर भीतर जाएगा। तो एक सीधा सा अंतर तो ये हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सत्य प्रकार का क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सत्य प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब सत्य प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाएगा, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, न्यूक्लियर कोर नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, और क्रोमेटिन मटेरियल उसमें भी होगा, ये संरचना नहीं पाई। तो क्या हो जाएगा? अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दो तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये पूरी सेल के अंदर क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। अब पूरी सेल के अंदर बिखर जाएगा तो ये अंतर होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक क्लोज संरचना के अंदर होता है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पूरी सेल के अंदर क्या रहेगा? बिखरा रहेगा। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा? सत्य प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होगा? सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा।
दूसरा एक शब्द आता है सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनली या सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं? एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्गी, एक होता है लाइसोसोम, एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम ये संरचना क्या होती है? एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। तो अगर मैं इसको ले लूं माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी, लाइसोसोम, ये संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती। राइबोसोम क्यों नहीं बोला? और राइबोसोम पाया तो जाएगा, परंतु राइबोसोम के पाए जाने पर उसके प्रकार चेंज हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कौन से? 70S प्रकार का। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। 80S प्रकार का क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो ये क्या है? दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो यहां पर बात क्लियर होगी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर क्या हो। ये संरचना प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाएगी और यूकैरियोटिक के अंदर सारी की सारी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट होगी और उसके अंदर नहीं। तो यहां पर एक बात तो कंफर्म होगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए तो एल्गी के अंदर भी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, यानी ब्लू ग्रीन येलो, यानी नील हरित शैवाल। क्या बोलेंगे? नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की जो कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक टाइप की जो कोशिकाएं होती हैं वो साइनोबैक्टीरिया के अलावा, किसके अलावा? साइनोबैक्टीरिया के अलावा सभी शैवालों में, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अलावा सभी शैवालों के अंदर क्या है? यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं पाई। अब तीसरा शब्द और है यहां पर लिखा हुआ, उसको अपन बोलते हैं मेसोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं उसको? मेसोकैरियोटिक। अब ये मेसोकैरियोटिक क्या होता है? मीजो का मतलब था मध्य। किनके मध्य? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों के मध्य की अगर कोई मतलब कुछ बातें प्रोकैरियोटिक भी होनी चाहिए और कुछ बातें यूकैरियोटिक भी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रोकैरियोटिक भी नहीं होना चाहिए और स्पष्ट यूकैरियोटिक भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों की मध्य की बातें अगर किसी संरचना के अंदर पाई जाती है तो उसको अपन बोलते हैं मेसोकैरियोटिक। तो आखिर कौन सी बातें हैं जो प्रोकैरियोटिक की है, कौन सी बात है यूकैरियोटिक है, या फिर ऐसे बोले इस मेसोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन सी संरचना? तो क्या होता है कि मेसोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो किसका कैरेक्टर है? ये है यूकैरियोटिक का। ये किसका कैरेक्टर है? यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का कौन सा कैरेक्टर है? प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है।
इसके अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट किसका कैरेक्टर है, ये प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेसोकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर रहेगा, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा, परंतु उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, अभाव होता है। तो इस प्रकार की जो सेल है वो किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है डायनोफ्लैजेलेट के अंदर। ये किसमें पाई जाती है, डायनोफ्लैजेलेट या डायनोफ्लैजेलेट के जो मेंबर है उसके अंदर क्या पाया जाता है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये तीन प्रकार की क्या होगी यहाँ पर कोशिका होगी। तो इसके अलावा इस सेल के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, हमने लास्ट क्लास के अंदर शायद पढ़ा था कि इसके अंदर पायलोनोइड पाया जाएगा, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियर पाया जाएगा, इसके अंदर कोई आइसोटोप पाया जाएगा, इसके अंदर कोई गोल्गी एपरेटस है, बहुत सारी बातें पाई जाएगी। तो अगर सेल की बात करूं मैं, अगर मैं सेल की बात, तो एक शैवाल की कोशिका की बात करूं तो इस प्रकार की कोशिका होती है, इस प्रकार की क्या होती है, इसकी सेल होती है। सबसे बाहरी संरचना उसको बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं, सेल कोशिका भित्ति। आगे हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक को लेके कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका भित्ति किन से बनी होती है, कौन कौन से मेंबर होते हैं इसके अंदर, कोशिका कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं उनसे बनी होती है। ये कोशिका कैसी होती है, मजबूत भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और ये क्या करती है, बाहर प्लांट को क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। अब इस सेल वॉल के जस्ट अंदर, कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर एक सेमी परमिएबल फॉस्फोलिपिड की एक क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। सेमी परमिएबल फॉस्फोलिपिड की क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है या परत पाई जाती है। और इस फॉस्फोलिपिड की झिल्ली को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोले इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, किन से बनी होती है, मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, सेलुलोज से बनी होती है, मोस्टली बात कर रहा हूँ मैं ना, सेलुलोज ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स। सेल वॉल आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अलावा जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया, मैं किसी यूकैरियोटिक संरचना की बात कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुख्यतः सवाल कैसे होता है, यूकैरियोटिक होते हैं। अगर उसकी बात करूं, उसके अंदर एक बात तो फिक्स है कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इस प्रकार की कुछ संरचना है, इस संरचना को अपन बोलते हैं ये संरचना, और इस संरचना को क्या बोलते हैं अपन, इस संरचना को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस या केंद्रक बोलेंगे। न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा। अब आपको ये संरचना लिखी हुई है केंद्रक, और इस केंद्रक के बाद में यहां पर जो ब्लू कलर से मैंने नोट किया है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम और पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये तो संरचना। यहां पर आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे बिंदु, मोती-लाइक संरचना, इसको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, और कुछ राइबोसोम इस प्रकार से खुले आपको दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम। ठीक है, केंद्रक हो गया। ये संरचना क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी न्यूक्लियस या फिर केंद्रक कहलाएगी। न्यूक्लियस या क्या कहलाएगी? ये केंद्रक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थोड़ा साइड के अंदर इस प्रकार से यहां बना लेता हूं मैं, इस प्रकार की संरचना और उपस्थित होगी। इसको बोलते हैं अपन गोल्गी, गोल्गी या गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या पाया जाता है? गोल्गी फाइबर। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके अंदर बात करूं मैं तो एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसको अपन बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह जिसे बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है इसके अंदर, इस प्रकार की संरचना होगी इस प्रकार से, इसको अपन बोलते हैं आई स्पॉट। इसको क्या बोलेंगे? आई स्पॉट बोलेंगे। आई स्पॉट को हिंदी में बोलते हैं दृक बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? दृक बिंदु बोलेंगे। ये एक्चुअली क्या होता है? ये फोटोसेंसरी ऑर्गन होता है जो लाइट को क्या करता है? सेंस करता है और इसके मूवमेंट के अंदर क्या करता है? ये हेल्प करता है। दूसरा, ये राइबोसोम का मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ ना, यहाँ पर क्या है? एक और संरचना बनानी है मुझे। ये जो संरचना मैंने बनाई, ये इसको बोलूंगा मैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको मैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा इसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और इस क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? भोजन बनाना, है ना? प्लास्टिड होता है और इसके अंदर जो ग्रीन कलर जो आपको दिखाई देगा वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको कुछ संरचनाएं दिखाई देगी इस प्रकार से, उसको बोलेंगे पाइरिनोइड। क्योंकि शैवालों के अंदर जो संचित भोजन होता है वो होता है स्टार्च के रूप में, और स्टार्च को स्टोरेज करने का काम कौन करता है? ये पाइरिनोइड। ठीक है, पाइरिनोइड। तो इस प्रकार से इसके अंदर ऑर्गेनल्स थैलेपॉड बना सकते हो, इसके अंदर ये ग्रेनम बना सकते हो, इस प्रकार की क्लोरोप्लास्ट की संरचना बना सकते हो। इसमें थैलेपॉड होती है, इस प्रकार की ग्रेनम भी बना सकते हो। दूसरा, इसके एपेक्स पार्ट की ओर, ऊपरी भाग की ओर इस प्रकार की एक संरचना आपको दिखाई देगी। इस प्रकार की क्या देखिए आपको संरचना दिखाई देगी, उसको अपन बोलते हैं फ्लैजिला। उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्लैजिला बोलेंगे। ये फ्लैजिला क्या करेगा? इसके मूवमेंट के अंदर हेल्प बोलेगा। और ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? वैक्यूल्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रिक्तिका या वैक्यूल्स बोलेंगे। तो इतनी सारी संरचना एक सेल के अंदर पाई जाती है। कौन से सेल के अंदर? एल्गल सेल के अंदर। तो एल्गल यूकेरियोटिक का ये क्या है? संरचना है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इसके
सेल वॉल के बारे में कि कौन कौन से प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है, क्या क्या उनके कंपोनेंट है। आज फिर लंबी क्लास हो जाएगी, इतना हो नहीं पाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको लेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इनको वापस रिवाइज कीजिएगा और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।